आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव से पहले उच्च सदन यानी राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इस महीने के अंत में 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से 10 सीटें यूपी की हैं। यहाँ पर राजनीति अब दिलचस्प मोड़ पर पहुँच गई है। बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार हैं। बीजेपी द्वारा 8वें उम्मीदवार को चुनाव में उतारने के बाद 10वीं राज्यसभा सीट की लड़ाई काफ़ी अहम हो गई है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के भीतर हुई सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सपा और आरएलडी के गठबंधन का गणित बदलने से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव भी कांटे की टक्कर का हो गया है। आरएलडी ने जहां एक तरफ बीजेपी का खेल बनाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों ने बुधवार को मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ की मौजूदगी में अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह, पार्टी की राज्य इकाई के महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन, पूर्व विधायक साधना सिंह और पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत बिंद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन, आलोक रंजन और पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इनके नामों को लेकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बीच नाराज़गी है। हालांकि वो खुलकर पार्टी आलाकमान के फैसले का विरोध नहीं किए, लेकिन कभी कभार शांत रहने से भी काफ़ी कुछ बयां हो ही जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सदस्य को जीतने के लिए 37 विधायकों की ज़रूरत होगी। बीजेपी को 8 प्रत्याशी जिताने के लिए 296 विधायक चाहिए। उसके पास सभी सहयोगी दल प्लस आरएलडी के 9 विधायक प्लस राजा भैया के 2 विधायक मिलाकर 288 होते हैं, यानी उसे 8 एमएलए और चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव कुल मिलाकर एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। चूंकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इन दिनों खुलकर मोदी व योगी के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के भी दोनों विधायकों के मत एनडीए में जाते दिख रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा को अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए 8 मतों की ज़रूरत और होगी। वहीं दूसरी तरफ सपा के 3 प्रत्याशियों के लिए 111 एमएलए चाहिए। उसके पास अपने 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए यानी 110 हैं। अगर पल्लवी पटेल खिसकेंगी तो 2 एमएलए और चाहिए। इसके लिए सपा को जोड़तोड़ या दूसरी वरीयता के वोट पर निर्भर होना होगा। अपना दल कमेरेवादी की नेता पल्लवी पटेल सपा प्रत्याशियों को वोट ना देने की बात पहले ही कह चुकी हैं। उन्होंने जया बच्चन व आलोक रंजन को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाली सपा ने राज्यसभा चुनाव में पीडीए को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। सुबह सपा के विधायक अब्बास अंसारी और सपा विधायक इरफान सोलंकी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। सपा के 108 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 और बसपा का 1 विधायक है। सपा को 3 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 111 विधायकों की वोट की ज़रूरत होगी। इरफान सोलंकी समेत सपा के सभी विधायक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करते हैं और कांग्रेस विधायक के साथ ही बसपा के एकमात्र विधायक का वोट भी मिल जाता है तो पार्टी तीसरी सीट भी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। हालांकि जितना आसान ये सब कुछ समाजवादी पार्टी के लिए लग रहा है, वो उतना आसान है नहीं। क्रॉस वोटिंग से समाजवादी पार्टी का खेल बदल सकता है। आपको बताते चलें कि संजय सेठ एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। लखनऊ स्थित शालीमार रियल एस्टेट कंपनी के पार्टनर हैं। संजय सेठ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में रहे हैं। वह सपा के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें वर्ष 2016 में सपा ने राज्यसभा भेजा था। वर्ष 2019 में वे भाजपा में शामिल हुए
और उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने उन्हीं की रिक्त हुई सीट पर उनको वापस राज्यसभा भेज दिया है। अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी में रहे संजय सेठ क्या खेला कर पाएंगे।